आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो कहता है कि जो हमारे सामने दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वन कि जो एक कंज्यूमर होता है डिमांड करता ही क्यों है गुड्स एंड सर्विसेज की। इसका आंसर है क्योंकि वो यूटिलिटी लेना चाहता है। यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी भी गुड्स की। सेकंड क्वेश्चन होता है कि जो एक कंज्यूमर है कैसे स्पेंड करता है अपनी इनकम को डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर, ताकि है ना उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम में हो। तो इकोनॉमिक्स फुट फॉरवर्ड करते हैं तीन मेन थ्योरी इस रिस्पेक्ट में। कार्डिनल, ऑर्डिनल या इंडिफरेंस कर्व बोल देते हैं जिसे ऑर्डिनल को, या रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। तो इस चैप्टर में हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को डील करेंगे। तो 19वीं सेंचुरी में इकोनॉमिक्स ने अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं यूरोपियंस ने कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में। तो कहते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एक एनालिसिस जिसको हम मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। तो कार्डिनल नंबर वो होते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिशर ने यूज़ किया था टर्म यूटिल्स एज अ मेजर ऑफ यूटिलिटी। 10 जो टर्म कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उसको हम कह सकते हैं कि कोई है ना एक कप ऑफ टी टे से 10 यूटिल ले सकता है। ठीक है, कॉफ़ी से 5 यूटिल ले सकता है, रसगुल्ला से 20 यूटिल। तो इस टाइप से हम उनको नंबर्स के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, जो टर्म यूटिलिटी है ना इकोनॉमिक्स में यू डिनोट करती है वो क्वालिटी एक कमोडिटी की, सर्विस की, जिसकी हेल्प से है ना एक इंसान अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। तो क्या कहें यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर करती है कि जो यूटिलिटी है वो क्वांटिटी है गुड्स की जो सेटिस्फाई करे वांट्स को। फीचर क्या है यूटिलिटी के? पहला यूटिलिटी सब्जेक्टिव है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव है क्योंकि ये डील करती है मेंटल सेटिस्फेक्शन से एक इंसान की। जो एक अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनकी अलग अलग यूटिलिटी होती है अलग अलग लोगों के लिए। जो लीकर है उसकी यूटिलिटी एक ड्रंकर्ड के लिए तो है, लेकिन एक टी टॉलर जो पहले से नशे में उसके लिए तो है नहीं। उसको पहले से नशे में चूर है, वो लेगा तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं। ठीक है, पीजेंट्स हैं हरियाणा के, उन्हें ना बहुत कम ना कॉफ़ी मिलती है, जबकि जो पीजेंट्स है केरल के उन्हें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है कंजप्शन से। मतलब जो हरियाणा के यूटिलिटी कम लेते हैं कॉफ़ी से, जबकि केरल के ज़्यादा लेते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। यूटिलिटी रिलेटिव है। जो यूटिलिटी होती है कमोडिटी वो कभी भी सेम नहीं रहती है, टाइम टू टाइम बदलती रहती है। जैसे कूलर की यूटिलिटी गर्मियों में तो है लेकिन सर्दियों में थोड़ी ना है। ठीक है, यूटिलिटी है ना वो सेंसली यूजफुल नहीं है। जो एक कमोडिटी होती है उसकी जो यूटिलिटी है ज़रूरी है वो यूजफुल हो। जैसे एक लिक्कर है, सिगरेट है, यूजफुल नहीं है लेकिन फिर भी लोग इनको लेते हैं जो इनके एडिक्ट हैं। यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है मोरलिटी के। यूटिलिटी कुछ भी नहीं है मोरलिटी के साथ। जैसे ओपीएम है, लिक्कर है, वो प्रॉपर नहीं है यूज़ करना मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो भी लोग इनके इंटॉक्सिएट हो गए हैं वो इनको यूज करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है यूटिलिटी? इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी वो होता है जो फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी से मिलती है। मतलब जो फर्स्ट पीस जो ब्रेड आप खाओगे उससे जो यूटिलिटी मिलेगी उसे बोलेंगे इनिशियल यूटिलिटी। जो इनिशियल यूटिलिटी होती है जो मिलती है हमें कंजप्शन से फर्स्ट यूनिट से, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। टोटल यूटिलिटी जो एग्रीगेट होता है ना यूटिलिटीज का, जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्टेन होता है कंजप्शन से डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी के, उसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ये एक फंक्शन है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी का जो हम कंज्यूम करते हैं। टोटल यूटिलिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी एक्स। ठीक है, मतलब टोटल यूटिलिटी हमारा सम होता है मार्जिनल यूटिलिटीज़ का। तो टोटल यूटिलिटी रेफर करते हैं इंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो ऑब्टेन करते हैं हम अलग अलग कमोडिटीज़ को कम मतलब कंज्यूम करके। मार्जिनल यूटिलिटी जो कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी की वो फॉरवर्ड की जाती है इमीडिएट इकोनॉमिक्स जैमोन के द्वारा। इसको हम एडिशनल यूटिलिटी भी बोल देते हैं। जो भी चेंजमेंट आता है ना टोटल यूटिलिटी कंज्यूम करके एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज करो जब आप फर्स्ट बीस्ट ऑफ ब्रेड खाओगे तो उससे जो 15 यूटिल्स मिली हैं तो वो क्या होगा? और सेकेंड यूनिट को खाने से 25 यूनिट मिली, तो 15 और 25 के बीच का डिफरेंस है 10। तो 10 क्या हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी एडिशन में होता है टोटल यूटिलिटी के कंज्यूम करके एक एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी है ये इंक्रीज है टोटल यूटिलिटी में, जिससे क्या आता है कि जो भी इंक्रीज होता है कंजप्शन में। तो मार्जिनल यूटिलिटी के दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अगर कहता है कि कंज्यूम करने से एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती है तो इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। जीरो जब कंज्यूम करने से एडिशनल यूनिट कमोडिटी की कोई चेंज में नहीं आता टोटल यूटिलिटी में, तो मतलब जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वो बोलते हैं जीरो मार्जिनल। और जब नेगेटिव हो तो मतलब जब भाई एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब है वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई है तो टोटल यूटिलिटी गिरना स्टार्ट हो जाएगी। रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी।
जेवोन्स एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने हाईलाइट की थी रिलेशनशिप टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सिग्मा एम यू। टोटल यूटिलिटी एम यू MU1 MU2 मतलब सभी जो भी मार्जिनल यूटिलिटी होते हैं उनका सम क्या होता है हमारा? टोटल यूटिलिटी। तो ये देखो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, पहले घटी फिर कांस्टेंट फिर गिरी है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव तक हुई है। और जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 के बराबर होती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। जितनी ज़्यादा आप कमोडिटी को कंज्यूम करते हो मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलती है ना उतनी डिमिनिश होती जाती है एक पॉइंट के बाद। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है फर्स्ट मिनट की वो पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी गिर रही है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। तो MU रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल यूटिलिटी को, जो स्लोप कर रहा है डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। अब बात आती है सिग्निफिकेंस क्या है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के, मतलब डिफरेंस क्या है? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो कहता है कि जो बहुत सारी इकोनॉमिक्स है वो अज्यूम करते हैं कि जो प्राइस होते हैं ना कमोडिटी के वो इक्वल होते हैं टोटल यूटिलिटी के। मतलब ये, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी दे देते हैं उनकी वैल्यू के अलावा। जैसे कि गुड्स हैं जिनकी लेस टोटल यूटिलिटी होगी, मतलब तो वो लेस वैल्यू के होंगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। क्योंकि आप है ना पानी को पी कर जितनी यूटिलिटी ले सकते हो उतना डायमंड से नहीं ले सकते, जिसमें डायमंड महंगा और प्राइस सस्ता, पानी सस्ता है। तो ये है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ऐसा नहीं है कि प्राइस ज़्यादा है तो यूटिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, हमें वाटर से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है डायमंड के कंपैरिजन में। तो मार्जिनल यूटिलिटी है डायमंड की वो हमेशा हाई रहती है, पॉजिटिव रहती है, इसीलिए इनके प्राइसेस भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमें इनसे यूटिल ज़्यादा नहीं मिलती। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस। कई बार जो कंज्यूमर होता है वो रेडी हो जाता है, विलिंग हो जाता है पे करने में एक कमोडिटी के लिए ज़्यादा प्राइस एक्चुअल प्राइस से। ठीक है, तो कहता है कि जो डिफरेंस होता है ना इन दो प्राइसेस में, मतलब जो एक्चुअल में वो पे कर रहा है और जितने के वो है, तो वो होता है कंज्यूमर सरप्लस। अगर जो कंज्यूमर प्रीपेड है पे करने के लिए प्राइस इक्विवेलेंट टू द टोटल यूटिलिटी जो उसने मिली है, जो भी सारी यूनिट्स उसने कंज्यूम की उससे जो एक्चुअल में वो पे करता है प्राइस वो इक्विवेलेंट हो मार्जिनल यूटिलिटी से, तो डिफरेंस होगा जो प्राइस वो पे कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस पेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटीज जो होती हैं वो रेफर करती हैं लास्ट यूनिट जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है या प्रीपेड है खरीदने के लिए। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है ना टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो पे की है उसने टोटल यूटिलिटी के बेस पे और मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे, उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। ला क्या है यूटिलिटी की? ला ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ला ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ला ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जो ला ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये एक फाउंडेशन स्टोन है यूटिलिटी एनालिसिस का। हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं कि ये जो ला है हमारे डेली लाइफ में, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है, लाइक फाउंटेन पेन है गिवन टाइम में, तो जो नंबर ऑफ पेन्स है, ठीक है, विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, जबकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर सक्सेसिव पेन की वो बढ़ती है फिर डिक्रीज होती है। तो यही बोला क्या है रियलिटी क्या है मैन की लाइफ की, रेफर करता है कि इकोनॉमिक्स ऑफ ला ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ला ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम है ना गोसेंस फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं। ये क्या कहता है जितने भी एडिशनल बेनिफिट होते हैं जो एक पर्सन ड्राइव करता है गिवन स्ट्रोक से वो डिमिनिश होता है हर इंक्रीज के साथ। ठीक है, तो एक कंज्यूमर इंक्रीज करता है जैसे जैसे कंजप्शन एक कमोडिटी का कॉन्स्टेंट द कंजप्शन ऑफ ऑल अदर कमोडिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वेरिएबल कमोडिटीज़ की वो इवेंचुअली डिक्लाइन होती है, मतलब जब एक लिमिट से ज़्यादा चला जाता है ना कंजप्शन किसी भी कमोडिटी का तो वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्लियर है डेफिनेशन से कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं एडिशनल यूनिट एक कमोडिटी की, जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर सक्सेसिव यूनिट्स की कमोडिटी की अदर थिंग जहाँ पे इक्वल हो वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे ही बोलते हैं डिमिनिशिंग टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जो समझाई गई प्रतिस्थापित की गई है ला ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है, जो हमें फुलफिल करनी होती है। तो पहला है कि यूटिलिटी मेजर करती है कार्डिनल नंबर सिस्टम को। जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कांस्टेंट रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी है एवरी कमोडिटी की वो इंडिपेंडेंट है, हर यूनिट है कमोडिटी की वो सेम क्वालिटी और साइज की है, कंटिन्यूस कंजप्शन हो रहा है, सूटेबल क्वांटिटी है ना कमोडिटी की वो कंज्यूम की जा रही है। ठीक है, तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट फिर जीरो और फिर नेगेटिव, कोई चेंज में नहीं होगा इनकम में, कोई चेंज में नहीं होगा प्राइसेस में सब्स्टिट्यूट के, कोई चेंज में नहीं होगा टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह। ठीक है, ये सैचुरेशन पॉइंट होता है। अब कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ पॉइंट होते हैं जो ला ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में एक्सेप्शंस है। पहला है क्यूरियस एंड रेयर थिंग। ये ला अप्लाई नहीं होती जहाँ पे रेयर और क्यूरियस थिंग्स की बात, क्योंकि जो पर्सन होते हैं जो ओल्ड कॉइन रेयर कॉइन पोस्ट स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करते हैं ना,
तो उनकी इच्छा बढ़ती जाती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करो। लेकिन ये एक्सेप्शन ट्रू नहीं है, क्योंकि जो स्टैम्प कलेक्टर है वो कलेक्ट करेगा अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टैम्प्स सेम काइंड की, तो माइनॉरिटी जरूर डिक्लेयर, वो बोर हो जाएगा फिर। माइजर जो कंजूस होते हैं तो उन पे भी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये लोग होते हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को एक्वायर करना चाहते हैं, उसे मतलब उसकी जो भी वांट्स है वो सेटिस्फाई कभी नहीं होती ज़्यादा से ज़्यादा मनी को लेने की। लेकिन ये भी जो अमाउंट होती है मनी की, जो माइजर्स स्पेंड करते हैं फूड्स में, क्लोथिंग पे, वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन वो उसको स्पेंड नहीं कर सकते गोल्ड एंड सिल्वर से। तो ये प्रूव है कि इवन ए माइनर जो लार्ज स्टॉक रखता है गोल्ड एंड सिल्वर का, तो यूटिलिटी है गोल्ड एंड सिल्वर की वो डिमिनिश हो जाती है। ठीक है। फिर एक गुड बुक ऑफ पोएम, मतलब ये बोला गया कि अगर आप भाई एक ही बुक को जो आपकी फेवरेट है उसको पढ़ते रहते हो ना, तो इससे आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, और ज़्यादा सॉन्ग वगैरह सुनना चाहते हो, लेकिन ये भी सही नहीं है, एक टाइम के बाद आप बोर हो जाते हो। ड्रंकर्ड कहता है कि जो भी ड्रंकर्ड होता है वो लिख कर लेता है, इंटॉक्सिकेंट लेता है, तो वो और ज़्यादा पैक लेना चाहता है, लेकिन ये तो मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन ये भी नहीं सही है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो सफ़र करने लग जाएगा, सेंस खो देगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। इनिशियल यूटिल्स, जब जो इनिशियल यूटिल होती है कमोडिटी की यूज़ की जाती है इन लेस देन द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है हर एडिशनल यूनिट से वो बढ़ती है। ब्रैमन ने बताया था जो चिमनी वगैरह होती है, भट्टी वगैरह होती है, उसमें अगर कोल पीस मिल वगैरह डालते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी बढ़ती जाती है, और ज़्यादा डालना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम है ना एक लिमिट तक ही डाल सकते हैं। तो प्रॉपर ट्यूशिंग में बताया था कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो रॉन्ग नहीं है, इसको हम यूनिवर्सल लॉ बोल सकते हैं। कोजिस के एप्लीकेशन के पहला तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये जो लॉ अप्लाई होती है उन कमोडिटीज़ के लिए, क्योंकि जो कमोडिटी है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर एक कमोडिटी है उसको कहते कांट बी ऑलवेज बी यूज फॉर, दूसरी कमोडिटी की जगह यूज़ नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए टी है, कॉफ़ी की जगह यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, अनलिमिटेड एक्सटेंट तक यूज़ नहीं कर सकते। तो कहता है कि आफ्टर दैट लिमिट अगर आप यूज़ करते हैं और टी को कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी को टी के लिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो भी मिलती है ना वो गिर जाती है। पर्टिकुलर वांट्स आता है फिर नेक्स्ट। तो इसमें क्या बोल रखा है कि जो दूसरा काज एप्लीकेशन का ये है कि हार्डली कोई भी ऐसी पार्टिकुलर वांट्स होगी जो सेटिस्फाई ना हो पूरी तरह से। एक पॉइंट ऑफ सेटिलिटी मतलब तृप्ति के एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद यूज ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी से है ना जीरो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, मतलब हमारा जो मन है, हमारे जो वांट्स वो सेटिस्फाई हो जाती है। इसीलिए इस पॉइंट ऑफ स्टेचुरेशन के पूछने के बाद जो टोटल यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है। और स्टेचुरेशन पॉइंट पर कोई इंक्रीज नहीं होता इसमें, और जो टोटल यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेट से, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अल्टरनेट यूजेज, हर जो कमोडिटी होते हैं उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं, कुछ को ना मोर इम्पोर्टेंस देते हैं और कुछ को लेस देते हैं, लेकिन ये लॉ इम्प्लाइज करता है कि जो कंज्यूमर होता है हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देता है मोर इम्पोर्टेंट यूज को। अगर भाई लिटिल क्वांटिटी में मिल्क अवेलेबल है, सबसे पहले वो अपने बच्चे को ही पालेगा। ठीक है। और लार्ज क्वांटिटी में है तो वो फीड करने के बाद और भी जो अदर फायदे होते हैं कर्ड वगैरह वो सब करेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इस लॉ की, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। पहला है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजप्शन, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक बेस है लॉ ऑफ कंजप्शन का। यहाँ पे 3 लॉ है कंजप्शन की, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एंड कंज्यूमर सरप्लस। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि जो कंज्यूमर है ना वो स्पेंड नहीं करता सारी इनकम को एक ही कमोडिटी पर, क्योंकि वो जानता है कि जब वो खरीदेगा मोर एंड मोर यूनिट सेम कमोडिटी की, तो एक टाइम के बाद है ना उसकी हर सक्सेसिव यूनिट के साथ यूटिलिटी गिरती जाएगी। इसीलिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूमर स्पेंड करता है अपनी इनकम को मोर यूनिट्स पर, अलग अलग कमोडिटीज़ पर। ठीक है। यील्ड करे ताकि कोई मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा है लॉ ऑफ डिमांड, तो कंज्यूमर मोर डिमांड कब करता है, जब प्राइसेस कम हो। ऐसा क्यों होता है, मोर यील्ड मिलेगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्म में। जो कंज्यूमर है इसीलिए वो ज़्यादा यूनिट्स खरीदता है जब प्राइसेस नीचे जाते हैं। एक्सप्लेन किया गया है कि जो डिमांड का रहता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो बेस होता है बोलो पे, क्योंकि जो ये कंसेप्ट है ये प्रियर है टू द मार्जिनल यूटिल्स यील्ड मोर यूटिलिटी। ये जो सरप्लस है यूटिलिटी है इसको कंज्यूमर सरप्लस ही बोलते हैं। ठीक है। वैरायटी इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण ही है कि जो वैरायटी होती है प्रोडक्शन में और कंजप्शन में, क्योंकि जो कंटिन्यूस कंजप्शन होता है ना एक कमोडिटी का, इससे क्या होता है कि लेस एंड लेस मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है कंज्यूमर को। क्योंकि जो लेकिन जो प्रूडेंट जो मतलब भाई इंसान सोच के चलता है, विवेकी होता है, वो कंजप्शन को लेता है गुड्स को एक पर्टिकुलर लिमिट तक और फिर दूसरी कमोडिटी पर शिफ्ट हो जाता है। जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज गुड्स की। तो जो डिमिनिशिंग यूटिलिटी है ना इंक्रीजिंग वेराइटी ऑफ गुड्स वो एक्सप्लेन करते हैं ईवर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन को। इन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज,
तो जो एडम स्मिथ है वो प्रिसाइजली एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों जो वैल्यू ऑफ डायमंड है वो ज़्यादा है वाटर से, जबकि जो यूटिलिटी है डायमंड की वो कम है वाटर से। तो इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए दो पार्ट्स में बांटा गया, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। तो जिनकी वैल्यू इन यूज ज़्यादा होती है उनके प्राइसेस कम होते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि हैविंग मोर वैल्यू इन एक्सचेंज कमांड हाई प्राइस, और जिनकी वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा होती है वो हाई प्राइसेस। तो यही कारण है कि जो पानी होता है उसका वैल्यू यूज़ ज़्यादा होता है तो प्राइसेस कम होते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, लेकिन डायमंड की जो वैल्यू इन एक्सचेंज वो ज़्यादा होती है, इसीलिए इनके प्राइसेस हाई होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस होता है ना, कमोडिटी को डिटरमाइन करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं। डिमांड होती है कमोडिटी को डिपेंड करती है मार्जिनल यूटिलिटी पर। अगर एक सेलर है ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बेचना चाहता है कमोडिटी की, तो रिड्यूस करेगा अपने प्राइसेस को, क्योंकि मोर यूनिट्स यील्ड लेस मार्जिनल यूटिलिटी। जो कंज्यूमर होता है इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स खरीदेगा जब प्राइसेस गिरेंगे। ऑन द अदर हैंड मोर प्राइस फिक्स किए जाते हैं तो कमोडिटी के लेस यूनिट्स है ना वो डिमांड किए जाएंगे। बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे टैक्स के रेट बढ़े। तो कहते हैं जब भी हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाते हैं तो एक फाइनेंस मिनिस्टर ध्यान में रखता है इस लॉ की एप्लीकेशन को। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो रेफर करता है एक सेपरेट सिस्टम टैक्सेशन का। इसके अंतर्गत जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो बढ़ता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, क्योंकि इंक्रीज होने के कारण इनकम जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना मनी की वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। अगर एक पर्सन है मोर इनकम पे टैक्स लगाता है हायर रेट से, तो वो क्या करेगा भाई, सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, क्योंकि भाई इनकम जा रही है और लेस इनकम होगी तो इस पे लोअर रेट से टैक्स लगेगा। तो यही रीज़न है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी हो मनी की वो पुअर के लिए ज़्यादा होती है और रिच के लिए कम होती है, ठीक है। एडवांटेजेस टू द कंज्यूमर। जो लो है ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखती है हर कंज्यूमर के लिए। इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंजप्शन के लिए जो कंज्यूमर होता है वो बाई करता है, ठीक है, उतनी ही यूनिट्स जितनी इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी के, ठीक है, मतलब जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है प्राइसेस के। फिर है बेसिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो कहते हैं ये ला सर्व करती है फंडामेंटल बेस रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम का वेल्थ का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ये जो फीचर है प्रोनाउंस किया गया है क्योंकि इनइक्वलिटीज़ है। कहता है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है रिच के लिए वो कम है पुअर के कंपैरिजन में, तो कहता है कि ये ठीक हो सकती है रीडिस्ट्रीब्यूशन से इन फेवर ऑफ द पुअर, ताकि टोटल वेल्थ है ना सोसाइटी में वो इंक्रीज हो। अब डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद हेल्प ऑफ लो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो प्राइसेस होते हैं ना जिस पे जो कंज्यूमर है वो पे करते हैं कमोडिटी के लिए वो इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी के। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे कंज्यूमर परचेज करते हैं मोर एंड मोर एक कमोडिटी की यूनिट्स, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही कंज्यूमर है वो मोर यूनिट्स खरीदेगा ना कमोडिटी की, तो प्राइस है वो नीचे जाएंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी को हमने एक्सप्लेन किया है मनी की टर्म्स में इस डायग्राम में कि पॉजिटिव पार्ट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का और डिमांड कर्व होता है। तो ये देखो डिमांड कर्व, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी नॉट। जो जम्पशन है लॉ की कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है हम उसको कार्डिनल नंबर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, करेक्ट नहीं है। और जब कार्डिनल मेजरमेंट नहीं होगा तो कोई डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर नहीं सकता। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ना वो कांस्टेंट नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो मनी है उसको हम एक मेजर लेते हैं यूटिलिटी का, लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है मनी की वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, ठीक है, इसीलिए एक रिलायबल मेजर नहीं है। हर कमोडिटी होती है वो इंडिपेंडेंट कमोडिटी नहीं है। दूसरी एजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना कमोडिटी की वो कोई इफेक्ट नहीं डालती दूसरी कमोडिटी के कंजप्शन पे। ये सही नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी कमोडिटी है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है ऑफ द अदर दीज डे। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना हर कमोडिटी की वो अफेक्ट की जाती है कंजप्शन से दूसरी कमोडिटी के। ये डिफ़िकल्ट है प्रिसाइज एस्टिमेट करना मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी है ना कांट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशन। जो यूटिलिटी होती है वो हम ना तभी कर सकते हैं अगर जो कमोडिटीज हैं वो डिविजिबल हो, लेकिन हर कमोडिटी तो डिविजिबल नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको एस्टिमेट नहीं कर पाते, ठीक है। रियलिस्टिक अजम्पशन कहता है कि ये जो लॉ है ना वो बहुत सारी अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे बेस है, क्योंकि ये एप्लीकेबल है जब जो टेस्ट हैबिट फैशन वगैरह है ना कंज्यूमर का वो कांस्टेंट रहे। लेकिन एक्चुअल लाइफ में तो हमें पता है इंसान की जो टेस्ट होता है वो सब बदलता रहता है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ये सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ है यूटिलिटी एनालिसिस की। ये जो लॉ है पॉइंट आउट करते हैं कैसे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है जो भी वो एक्सपेंडिचर करता है डिफरेंट गुड्स पे। ये जो लॉ है ये रिलेटेड है एक्सपेंडिचर एक कंज्यूमर जो कर रहा है, ठीक है। ये 19वीं सेंचुरी में फ्रेंच इंजीनियर गोसेन ने दी थी, इसीलिए हम इसको सेकंड लॉ ऑफ गोसेन बोलते हैं।
डॉक्टर मार्शल ने कहा था इसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि ये लॉ है ना, ये बताती है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए एक कंज्यूमर अपनी जो भी लिमिटेड इनकम है उसको अलग अलग कमोडिटीज़ पे खर्च करता है इस तरीके से कि जो लास्ट रुपी स्पेंड किया है ना उसे वो इक्वल यील्ड दे, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दे। ठीक है, इसे जनरल प्रिंसिपल फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कही तो जो लॉ है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रॉपर डबन ने इसे कहा था लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर, क्योंकि एक जो कंज्यूमर होता है वो होता है जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, जो अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इसे लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक कंज्यूमर ना वो सब्सटीट्यूट करता है अपने गुड्स को हायर मार्जिनल यूटिलिटी लेने के लिए। ठीक है, अब बात आती है डेफिनेशन में। अगर एक पर्सन है, ठीक, उसके पास चीज़ है, मतलब थिंग्स है विच ही कैन, जो वो बहुत सारे यूजेस में डाल सकता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उन्हें अमंग दीज यूजर इस तरीके से कि वो सेम मार्जिनल यूटिलिटी रखे। फिर है जो एक कंज्यूमर होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है जब रेशियो होता है मार्जिनल यूटिलिटी का सभी कमोडिटीज़ का और प्राइसेस का वो इक्वल हो। जो प्राइसेस होते हैं कमोडिटी के इक्वल होते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है टू द कंज्यूमर, वो इंडिकेट करता है कौन कौन सी इक्वेशन, मार्जिनल यूटिलिटी टू मार्जिनल यूटिलिटी 1 इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी 2 डिवाइड बाई इक्वल टू मार्जिनल, मतलब जितने भी गुड्स होंगे उनकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहेगा। अजम्पशन यही है कि कार्डल यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है, कंज्यूमर रेशनल है, वो मैक्सिमाइज करना चाहता है अपनी वांट्स को। जो इनकम है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट है, दूसरे शब्दों में कहे तो इनकम है ना वो फिक्स है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कांस्टेंट है, प्राइस है कमोडिटी के वो कांस्टेंट है, कमोडिटी वो डिविजिबल है। कंज्यूमर है ना टेक पैलेस कर सकता है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में। एक्सप्लेनेशन, जो लो एक्सप्लेन कर सकते हैं हम फिगर के हेल्प से। सपोज करो जो इनकम है पर्सन की 5 रुपये वो स्पेंड करना चाहता है सिर्फ 2 गुड्स पे, मैंगो एंड मिल्क पे। सपोज करो जो प्राइस होते हैं दोनों के वो 1 रुपये है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? तो वो पहले ही जब रुपए को मैंगो पे खर्च कर रहा है तो 12 यूटिल्स मिल रहे हैं, लेकिन वो दूसरा अगर पहला रुपये वो मिल्क पे खर्च कर रहा है तो 10 यूनिट, तो वो पहला किस पे खर्च करेगा? मैंगो पे, क्योंकि ज़्यादा यूटिल से। दूसरा अगर वो मैंगो पे खर्च कर रहा है तो 10 यूटिल मिल रहे हैं और इसको मिल्क पे करता है तो 10 यूनिट, तो वो दूसरा करेगा मिल्क पे, फिर तीसरा करेगा वो मैंगो पे, चौथा करेगा वो मिल्क पे, पांचवा करेगा वो मैंगो पे, तो इसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मिल्क पे तो किया 18 और मैंगो पे कितने मिल गए यूटिल्स उसे? 30, तो टोटल हो गए 48 यूटिल्स। तो जब वो ये तीसरा रुपये मैंगो पे और दूसरा रुपये जब वो मिल्क पे खर्च करेगा तो इसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वी है मार्जिनल यूटिलिटी। अगर कहीं और बदल के देखोगे ना तो कहीं इतना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए जो अदर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम के वो कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे जो ये एक देगा। तो ये इसमें बताया गया, ठीक है, ये ग्राफ की हेल्प से भी इसमें दिखाया गया है। ओके, तो आप इसको समझ सकते हो। और हमें पता है इक्विलिब्रियम में तो वही होगा जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी मनी है ना वो प्राइसेस के रेशियो के बराबर हो। ठीक है।